नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मार्केट ये अपना चल रहा था, जिसका ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसके अंदर कि आप किस तरीके से शेयर्स को एक्वायर कर सकते हो। तो हमने देखा था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को परचेज कर सकते हो। आज की क्लास में अपने को क्या समझना है, कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना है एंड फिर अपने को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इसकी बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है ये जरा समझते हैं। कोई भी शेयर रहेगा, अपने यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड करके हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत कंपनी का एग्जांपल लिया है। हर कंपनी का एक शेयर रहेगा, उसका क्या रहेगा, आपको बाय करना रहेगा और सेल करना रहेगा, ठीक है। तो जो बाय करने वाला रहेंगे बहुत सारे लोग जिनको शेयर खरीदना रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको शेयर बेचना रहेगा, बहुत सारे लोग जिनको शेयर खरीदना रहेगा, बहुत सारे लोगों को शेयर बेचना रहेगा। तो जिनको शेयर खरीदना है वो क्या अलग अलग प्राइस पे बताएंगे किस प्राइस पे उनको शेयर खरीदना है, राइट। सब लोग बताएंगे किस प्राइस पे उसको शेयर खरीदना है, वो बताएंगे। जिनको शेयर बेचना है वो बताएंगे किस प्राइस पे उसको शेयर बेचना वो बताएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखूंगा। सबसे पहले कि यहाँ पे टेबल के अंदर छोटा सा चेंज कर लेना, ये यहाँ पे एक्चुअली प्राइस वाला कॉलम है और ये है क्वांटिटी वाला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे बुक के अंदर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्राइस वाला कॉलम हो गया, ये क्वांटिटी वाला कॉलम हो गया, राइट। नाउ सबसे पहले इस साइड में आपको क्या देगा, बाय वाला इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब कि जिन लोगों को शेयर्स खरीदना है वो किस प्राइस पे खरीदना है, कितने क्वांटिटी खरीदना है, वो सब हमने इस साइड में लिखा है। जिससे क्या होगा, बाई साइड हो गया। बाई प्राइस को हम क्या बोलते हैं, बिड प्राइस बोलते हैं। बाई प्राइस को हम क्या बोलते हैं, बिड प्राइस बोलते हैं, राइट। एंड इस साइड में अपने को क्या सेल साइड वाला दे रहेगा, जिन लोगों को अपना शेयर्स बेचना है इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, कितनी क्वांटिटी बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब सेल प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, आस्क प्राइस बोलते हैं। सेल प्राइस को क्या बोलते हैं, आस्क प्राइस बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, ऑफर प्राइस भी बोलते हैं वैसे तो इसको, राइट। सेल प्राइस को हम आस्क प्राइस या फिर ऑफर प्राइस बोल सकते हैं। बाई प्राइस को हम क्या बोलेंगे, बिड प्राइस बोलेंगे। बिड प्राइस क्यों बोलते हैं, थोड़ा नेम का लॉजिक समझते हैं। बिड प्राइस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिडिंग होता है कि मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है। जैसे ऑक्शन में बिडिंग होता है ना, वैसे यहाँ पे भी बिडिंग होता है कि मेरे को इस प्राइस पे शेयर खरीदने का है, मेरे को इस प्राइस पे शेयर खरीदना है, इसलिए लोग बिड करते हैं कि मेरे को इतने पे शेयर खरीदना है, इसके लिए हम इसको बिड प्राइस बोलते हैं, राइट। आस्क प्राइस क्यों बोलते हैं, बिकॉज आस्क प्राइस इसके लिए बोलते हैं, मान लो मैंने तुमको कोई ये पेन सेल किया, राइट। तो इसके बदले मैं तुमसे क्या मांगता हूँ कि इसके 100 रुपए लाओ करके, राइट। तो मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ, तो इसके लिए इसको क्या हो गया, आस्क प्राइस बोल सकते हो। इसको ऑफर प्राइस भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा हूँ तुमको, यहाँ पे मैं अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए तुमको ऑफर कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसको आस्क प्राइस या फिर ऑफर प्राइस बोल सकते हो, ठीक है। ना किस तरीके से रहेगा ये देखो, कुछ लोग रहेगा, ये इंसान क्या बोल रहा है कि मेरे को 50.25 पे 1000 शेयर खरीदना है। ये इंसान क्या बोल रहा है, मेरे को 50.1 पे 500 शेयर खरीदना है। ये बोल रहा है मेरे को 50.05 पे 550 शेयर खरीदना है। इस तरीके से सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, किस प्राइस पे कितने शेयर खरीदने वो बताते हैं। यहाँ पे सेल साइड वाले रहेंगे, ये बोलता है मेरे को 50.35 पे 2000 शेयर्स बेचना है, ये बोलेगा मेरे को 50.4 पे 1000 शेयर्स बेचना है। और इस तरीके से यहाँ पे सेल साइड वाले ऑर्डर देखने मिलेंगे, ये बाई साइड वाले ऑर्डर, ये सेल साइड वाले ऑर्डर, और इनको आपस में मैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। ना अभी एक चीज नोटिस करना, बाई साइड में इतने सारे लोग हैं खरीदने वाले, इतने सारे लोग खरीदने वाले, सबसे पहले किसको शेयर मिलेगा, सबसे पहले शेयर किसको मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइस पे शेयर खरीदने के लिए रेडी है, जो सबसे ज्यादा बिडिंग कर रहा है उसको सबसे पहले शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये 50.25 के लिए खरीदने के लिए रेडी है, बट ये उससे थोड़ा कम पैसा दे रहा है, सिर्फ 50.1 दे रहा है। ये उससे भी कम दे रहा है, 50.05 दे रहा है। ये उससे भी कम दे रहा है, सिर्फ 50 दे रहा है। ये 49.85 दे रहा है। इस तरीके से देखो क्या है, सबसे ज्यादा जो प्राइस दे रहा है उसको हमने सबसे पहले लिखा है, जो सबसे ज्यादा प्राइस दे रहा है उसको सबसे पहले लिखा है, जो उससे सेकंड बेस्ट प्राइस दे रहा है उसको सेकंड नंबर पर लिखा, जो थर्ड बेस्ट प्राइस दे रहा है उसको थर्ड नंबर पर लिखा। इस तरीके से लिखता है, जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा उसको सबसे ऊपर लेंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से इनको अरेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला 50.25 है, बाई साइड पे देखो सबसे ज्यादा प्राइस कौन ऑफर कर रहा है, ये वाला 50.25 ये अपने को प्राइस सबसे ज्यादा ऑफर हो रही है करके, और इस पे ये 1000 क्वांटिटी खरीदने की रेडी है। तो ये अपना क्या रहेगा, इसको बोलेंगे हम बेस्ट बाई प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट बाई प्राइस, इसको बोलेंगे बेस्ट प्राइस। मतलब कि बाई साइड के अंदर ये सबसे अपने को बेस्ट प्राइस दे रहा है, सबसे ज्यादा के अंदर ये खरीदने के लिए रेडी है, तो सबसे पहले शेयर इसको दिए जाएंगे। सेल साइड के अंदर भी सेम रहेगा। सेल साइड में देखो क्या, ये 50.35 पे खरीदने के लिए, सॉरी 50.35 पे ये बेचने के लिए रेडी है 2000 शेयर्स। ये 50.4 पे बेचने के लिए रेडी है, ये 50.5 पे बेचने के लिए रेडी है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या चीज नोटिस करोगे, जो सबसे सस्ता बेच रहा है उसको सबसे ऊपर लिखा गया, राइट। क्योंकि एक्चुअल में वो जैसे हो ना, जो अपना सबसे सस्ता माल बेचेगा उसका माल सबसे पहले बिकेगा। वही चीज यहाँ पे, जो अपना सबसे सस्ता, जो सबसे सस्ते प्राइस पे शेयर बेचने के लिए रेडी है उसको सबसे पहले हम रखेंगे, राइट।
जब शेयर बेचने की बारी आएगी तो सबसे पहले इसके शेयर्स बिकेंगे, तो इसको सबसे पहले रखा। फिर ये थोड़ा ज्यादा प्राइस मांग रहा है तो इसको सेकंड नंबर पे रखा, ये उससे भी ज्यादा प्राइस मांग रहा है तो इसको थर्ड नंबर पे रखा। इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे अपना सबसे बेस्ट सेल प्राइस क्या रहेगा, ये वाला प्राइस रहेगा। ये क्या हो गया मेरा बेस्ट सेल प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस। तो बेस्ट बाई प्राइस कौन सा रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा प्राइस दे रहा है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, वो हो गया मेरा बेस्ट बाई प्राइस। बेस्ट सेल प्राइस क्या रहेगा, जो कि सबसे सस्ता बेचने के लिए रेडी है, वो अपना हो गया क्या बेस्ट सेल प्राइस करके। आई होप तुमको समझा होगा। अभी इसको एक बार रीड करते हैं एंड आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो, द बिड इज द बायर्स प्राइस। बिड प्राइस कौन सा था, जो बायर प्राइस होता है, जिसको खरीदना होता है उसकी प्राइस को क्या बोलते हैं, बिड प्राइस बोलते हैं, राइट। इस पे वो शेयर खरीदना चाहता है। It is this price that you need to know when you have to sell a stock, right? Bid price तुमको कौन पता करेगा, जिसको अपना माल बेचना है, जिसको अपना माल बेचना है, जिसको अपना शेयर बेचना है, वो देखेगा कि बायर्स किस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। जिसको अपना शेयर्स बेचना है, वो क्या देखेगा कि बायर्स किस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। तो बायर्स के लिए क्या हो जाएगा रेलेवेंट कौन सा प्राइस, सॉरी सेलर्स के लिए रेलेवेंट प्राइस कौन सा रहेगा, बिड प्राइस। सेलर्स के लिए कौन सा रेलेवेंट प्राइस है, बिड प्राइस रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि इस प्राइस पे वो लोग खरीदने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कचौरी का एक दुकान लेके बैठा हूँ, समोसे कचौरी बेच रहा हूँ। एक कचौरी का प्राइस मैंने क्या रख दिया, 50 रुपए रख दिया। बट मेरे पास जो बायर्स आ रहे हैं वो तो कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 25 रुपए दे रहा है, कोई 30 रुपए दे रहा है। 50 रुपए कचौरी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। तो मी एज अ सेलर मेरे को क्या पता होना चाहिए, यदि मेरे को कचौरी बेचना है तो मेरे को पता होना चाहिए किस प्राइस पे लोग खरीदने के लिए रेडी है। तुमको समझा, बस ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। बिड क्या होता है, बायर्स प्राइस होता है, एंड इट इज द प्राइस, बिड प्राइस दैट यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल अ स्टॉक। जब तुमको अपने शेयर्स बेचने हैं तो तुमको क्या पता होना चाहिए, बिड प्राइस पता होना चाहिए। जब तुमको अपनी कचौरी बेचनी है तो तुमको पता होना चाहिए कि लोग कितनी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। Bid is the rate slash price at which there is a ready buyer for the stock which you intend to sell। जो आपको शेयर बेचना है, राइट, तो वो आप देखोगे किस प्राइस पे लोग खरीदने के लिए रेडी है। तो जो बिड प्राइस रहेगी इसके ऊपर क्या रेडी बायर्स अवेलेबल है, बिड प्राइस क्या रहेगा उसके ऊपर रेडी बायर्स अवेलेबल है, इसके ऊपर तुम इजीली सेल कर सकते हो। सेम आस्क के अंदर रहेगा, द आस्क और द ऑफर प्राइस। आस्क प्राइस या फिर ऑफर प्राइस सेम चीज रहता है। इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। जब आपको खरीदना है तब आपको क्या देखना होता है, किस प्राइस के ऊपर मार्केट में सिक्योरिटी सेल हो रहा है, किस प्राइस के अंदर मार्केट में शेयर सेल हो रहा है। आपने कचौरी वाला एग्जांपल लो, मान लो मेरे को कचौरी खाना है तो मैं मार्केट में गया देखने की कौन कचौरी कितने में बेच रहा है। तो कोई कचौरी 20 रुपए में बेच रहा है, कोई 25 में बेच रहा है, कोई 30 रुपए में कचौरी बेच रहा है, कोई 50 में भी कचौरी बेच रहा है, राइट। तो मेरे को यदि बायर हूँ तो मेरे को क्या पता होना चाहिए किस प्राइस पे कचौरी बिक रही है, ये मेरे को पता होना चाहिए। यदि मार्केट में मैं यार 5 रुपए जेब में लेके गया तो मैं कचौरी खरीद पाऊंगा क्या, नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में कोई 5 रुपए बेच ही नहीं रहा। तो मी एज अ बायर मेरे को क्या पता होना चाहिए, किस प्राइस पे लोग कचौरी बेच रहे हैं, ये पता होना चाहिए, राइट। इस केस में क्या होगा, यदि तुमको शेयर खरीदना होता है तो तुमको पता होना चाहिए किस प्राइस पे लोग बेचने के रेडी है, और वो कौन सी प्राइस है, ऑफर प्राइस या फिर आस्क प्राइस करके, राइट। तो ये चीज बोला। नाउ दिस मतलब आस्क प्राइस या फिर ऑफर प्राइस इज द रेट और प्राइस एट विच देयर इज अ सेलर रेडी टू सेल हिज स्टॉक। द सेलर विल सेल हिज स्टॉक इफ ही गेट्स द कोटेड आस्क प्राइस। जो उसने आस्क प्राइस मांगा है वो उसको मिलता है तो वो बेचने के लिए रेडी है। If an investor look at a computer screen for a quote of a stock, say XYZ Limited, it might look like this। एक्चुअल में तुम किसी शेयर पे क्लिक करते हो तो तुमको इसी तरीके से वो स्क्रीन देखने को मिलता है। बाय ऑर्डर रहेंगे, एक साइड में सेल ऑर्डर्स रहेंगे, इसी तरीके से काम करता है। और यहाँ पे देखो सिर्फ टॉप 5 ऑर्डर्स यहाँ पे लिए गए, राइट। एक्चुअल में तो और भी बहुत सारे ऑर्डर रहेंगे, कोई इससे भी कम पे खरीदना चाहेगा, कोई इससे भी ज्यादा पे बेचना चाहेगा, बट उनको हमने यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं करते। स्क्रीन पे तो हम सिर्फ टॉप 5 को ही शो करेंगे, बाकी जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे, राइट। बट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 को शो करेंगे, बाकी नीचे पड़े रहेंगे, ठीक है ना। ओके, here on the left hand side after the bid quantity and the price, where on the right hand side we have the ask quantity and the price। राइट हैंड साइड पे क्या है, आस्क क्वांटिटी मतलब सेल साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, बाय वाला है, मतलब बिड वाला प्राइस है। द बेस्ट बाय प्राइस और द बेस्ट बिड प्राइस ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस। बेस्ट बाय प्राइस कौन सा रहेगा, जहां पे हाईएस्ट प्राइस पे वो खरीदने के लिए रेडी, वो तुम्हारा बेस्ट बाय प्राइस रहेगा। एंड देयरफॉर सिट एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द बिड साइड, जो कि हमने एग्जांपल में देखा। एंड द बेस्ट सेल प्राइस कौन सा रहेगा, जो सबसे सस्ता बेचने के लिए रेडी है। बस वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। हाँ, दिस इज गुड। बिड एंड आस्क प्राइस के अंदर जितना कम डिफरेंस रहेगा, जो बिड प्राइस है एंड आस्क प्राइस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ये देखो यहाँ पे बेस्ट प्राइस देखो, यहाँ पे कितना 50.25 पे खरीदने के लिए रेडी है, और यहाँ पे बेस्ट सेल प्राइस कौन सा 50.35। तो इनके बीच में जो 0.1 का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। और ये जितना कम है उतना अच्छा, जितना कम है उतना अच्छा।
बिकॉज जितना कम है उतना अच्छा। क्यों? बिकॉज ये इंडिकेट करता है लिक्विडिटी को। जब बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं तो प्राइसेस के अंदर डिफरेंस बहुत कम रहता है। कम सेलर्स रहते हैं तो डिफरेंस ज्यादा रहता है, राइट? तो जितना कम डिफरेंस हो उतना अच्छा रहेगा, राइट? तो बेस्ट बिड एंड आस्क, ये क्या बोलता है? यहाँ से पढ़ो इसको जरा। हाँ, the difference in the price of a best bid and the best ask is called as bid ask spread and is often an indicator or of the liquidity in the stock. जितना कम रहेगा उतना अच्छा, यही चीज बोल रहा है। The narrower the difference, the more liquid and highly traded the stock is, which is good thing. अभी नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। अच्छी चीज है, अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो पोर्टफोलियो को जरा समझते हैं, राइट? देखो, पोर्टफोलियो क्या होता है, लेट्स से पहले पोर्टफोलियो होता क्या, इसका हेडिंग लिखते हैं, ठीक है? लेट्स से तुम्हारे पास कितना, 50 लाख रुपए। तुम्हारे पास कितना है? 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए को तुमने क्या किया, इसका लेट्स से 30 लाख रुपीज तुमने इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी मतलब रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। रियल स्टेट के अंदर तुमने 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। फिर तुमने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया लेट्स से शेयर मार्केट में। 10 लाख रुपए तुमने कहा इन्वेस्ट कर दिया? शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। एंड बचा हुआ 10 लाख रुपीज तुमने लेट्स से इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड के अंदर, इन्वेस्ट कर दिया। बचा हुआ 10 लाख रुपीज तुमने क्या कर दिया? हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से लिखते हैं ना। बचा हुआ 10 लाख रुपीज तुमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से तुमने अपने 50 लाख रुपए को यूज किया। 30 लाख रुपए रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया। नाउ ये मेरा क्या हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स तुमने परचेज करके रखे, डिफरेंट डिफरेंट जगह जहां पे तुमने इन्वेस्ट करके रखा है, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो कोई मेरे को पूछेगा सर आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा पोर्टफोलियो साइज है 50 लाख रुपए। कोई मेरे को पूछेगा आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं, तो मैं बोलूंगा मेरे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट है, मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स है, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड है। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। आई होप पोर्टफोलियो क्या होता है ये तुमको समझा होगा, राइट? नाउ एक बार देख लेते हैं यहाँ से। मैं A portfolio is a combination of different investment assets, mixed and matched for the purpose of achieving investors goal. ये इतनी आती है, ये क्या अलग अलग चीजों में तुम इन्वेस्ट करते हो, क्यों? ताकि तुम्हारा जो भी गोल है वो अचीव हो सके, राइट? गोल कुछ भी हो सकता है। Items that are considered as a part of your portfolio can include any asset you own, from the shares, debentures, bonds, mutual fund units, to items such as gold, art, and even real estate. अब तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो ये जो कुछ एग्जांपल है इनमें से कुछ भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो सकते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शेयर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कोई ऐसा पेंटिंग्स वगैरह हो गया। ये सब चीजें तुम्हारे क्या हो सकती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब क्या हो सकते हैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। हमने सिर्फ 3 ही एग्जांपल लिए। However, for most investors, a portfolio has come to signify an investment in financial instrument, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, फिक्स्ड एसेट्स, म्यूचुअल फंड। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ज्यादातर ये ट्रेंड हो रहा है कि लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि ये जो शेयर्स, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आज के लोग रियल एस्टेट के अंदर, पेंटिंग्स वगैरह में थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं, राइट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, विच इज ट्रू ऑल्सो। तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है तुमको समझा, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट, ये जरा समझना। पोर्टफोलियो से मिला जुला कॉन्सेप्ट है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या बोलता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपका पास टोटल अमाउंट है, उसको आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दो। क्या बोलता है उसको? डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दो। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। क्यों ऐसा करना है, क्यों अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है? उसका रीजन बताता है कि मान लो कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कि ये तुम्हारा रियल स्टेट ने लेट्स से कि 7% रिटर्न दिया, शेयर्स ने मान लो कि 10% नेगेटिव रिटर्न दिया, 10% का नुकसान हो गया, राइट? गोल्ड के केस में मान लो कि तुमको 20% का रिटर्न मिला, गोल्ड के केस में मान लो तुमको 20% का रिटर्न मिला। नाउ अभी हुआ क्या, तुमको अज्यूम करो सिर्फ और सिर्फ तुम डाइवर्सिफाई नहीं करते, अलग अलग जगह इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या होता, तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता। सिर्फ यदि तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो तुमको इस साल का क्या होता, -10% रिटर्न मिलता, मतलब तुमको 10% का नुकसान होता। बट बिकॉज तुमने डाइवर्सिफाई किया, पैसा को अलग अलग जगह लगाया, उससे हुआ क्या, एक इन्वेस्टमेंट ने तुम्हारा खराब परफॉर्म किया, बट बाकी 2 इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया। बाकी गोल्ड ने और रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल तुमको क्या मिल जाएगा, एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा, एक ठीक ठाक क्या मिल जाएगा तुमको, बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझे क्या किया हमने यहाँ पे? डाइवर्सिफिकेशन बोलता है अलग अलग जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करो। क्यों अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो? ताकि यदि कोई एक एसेट, कोई एक इन्वेस्टमेंट आपका खराब परफॉर्म करता है, तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे वो आपका ओवरऑल क्या करेंगे, एक आपको ठीक ठीक रिटर्न देंगे। ऑन एन एवरेज तुमको क्या मिल जाएगा, एक डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। ये डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक के अंदर ही इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे क्या रिस्क ज्यादा रहता है, रिस्क किसका, पैसा डूबने का।
बट तुमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा कि रियल स्टेट शेयर्स एंड गोल्ड सारे के सारे ही गिर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, ऐसा जनरली तो नहीं देखने को मिलता। तो कोई एक खराब परफॉर्म करे, कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल तुमको ठीक ठीक रिटर्न मिल जाएगा। यही डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट ना। अभी एक बार रीड करते हैं यहाँ पे। It is a risk management technique. Diversifying क्या है? Risk management technique that mixes a wide variety of investments within a portfolio. जहाँ पे अलग-अलग investments को हम अपने portfolio में include करते हैं. It is designed to minimize the impact of any one security on the overall portfolio. किसी एक security के impact को overall portfolio पे थोड़ा minimize करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई एक ही type of investment क्या करे, dominate करे portfolio को। हम चाहते हैं कि overall क्या हो, एक ठीक-ठीक return अपने को मिले। डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क इन अ पोर्टफोलियो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुमको रिस्क रिड्यूस करना है तो डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट तरीका है। रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे? पैसों का डूबना। यदि तुम डाइवर्सिफाई करते हो, अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे पैसे के डूबने के चांसेस कम होते हैं। बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारा यहाँ पे पैसा डूब जाएगा यदि तुमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया करके, राइट। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं, टॉपिक हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना करके, राइट। अब देखो एडवांटेजेस बता रहा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसके ऊपर आते हैं। पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव नहीं करता। क्यों? उसका रीजन समझो जरा। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? रिस्क को तो रिड्यूस करता ही करता है, साथ में तुम्हारे रिटर्न को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। डाइवर्सिफिकेशन तुमको सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। डाइवर्सिफिकेशन तुम करते हो, स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो उस केस में तुम कभी भी एक्सेप्शनल रिटर्न जनरेट कर ही नहीं सकते। कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते यदि तुम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हो, राइट। तुमको यदि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्टेड चीजों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उन चीजों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके अंदर तुमने बहुत डिटेल के अंदर रिसर्च किया, जिनके अंदर तुमको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, उन चीजों के अंदर इन्वेस्ट करोगे, राइट। ये होता है क्या? तुमको एक लॉजिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग का, राइट। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना इज नॉट वेरी गुड, राइट। बट इफ यू आर समबडी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, यू आर समबडी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, क्योंकि तुमको नुकसान से बचाएगा, ठीक ठीक रिटर्न भी दे देगा। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा क्यों है? बिकॉज नुकसान से बचाता है और ठीक ठीक रिटर्न भी दे देता है। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बट डाइवर्सिफिकेशन बैड एस्पेक्ट क्या है? तुमको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न जनरेट करके नहीं देता। बट वी एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, अपना पर्पस क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करना। एवरेज रिटर्न तो हर कोई जनरेट कर रहा है, अपना टारगेट होना चाहिए कि हाई रिटर्न जनरेट करना, दैट इज आवर टारगेट। तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता। तुम अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करो, उनके अंदर इन्वेस्ट करो, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा, गारंटीड। बट उसके लिए कंडीशन क्या? अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना आना चाहिए, जो कि हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं, राइट। सो दैट इज माय इंफॉर्मेशन, माय लाइक इनसाइट। तुम वॉरेन बफेट को किसी ने पूछा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वॉरेन बफेट को लेजेंडरी इन्वेस्टर, तो वो क्या बोलता है? डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब तुमको नॉलेज नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे लिए ठीक है, तुमको प्रोटेक्ट करके रखेगा। बट तुमको नॉलेज है, तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उस केस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बात हो गया। अभी वापस बुक पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के इसके एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। अ गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट क्लास। एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है जिसके अंदर अलग अलग एसेट क्लास होता है, अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया था। अब ये बुक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। रियल स्टेट में, गोल्ड सिल्वर के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। बिकॉज मेरे को शेयर मार्केट सबसे अच्छा लगता है जहां पे तुम बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये क्या बोलता है? अभी बुक की बात कर रहे हैं। तो अ गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट क्लास, मतलब अलग अलग यहाँ पे एसेट्स इंक्लूड करोगे अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज अ गुड पोर्टफोलियो। डिफरेंट सिक्योरिटीज different securities perform differently at any point of time. So, with a mixed asset types, your entire portfolio does not suffer the impact of decline of any one security. क्या बोलता है? अलग अलग सिक्योरिटी, अलग अलग एसेट अलग अलग परफॉर्म करते, कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई खराब परफॉर्म करेगा। डाइवर्सिफिकेशन से होता क्या है? कोई चीज जो खराब परफॉर्म कर रही है उसकी वजह से तो ओवरऑल तुमको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड ओवरऑल तुमको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। ये चीज बोल रहा है। When your stock go down, you may still have the stability of bonds in your portfolio. तुम्हारा क्या शेयर मार्केट मान लो गिर रहा है, तो तुम्हारा बॉन्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा, तो वहां से तुमको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, राइट। विच इज गुड, विच इज राइट ऑल्सो, गलत नहीं है एकदम। देयर हैव बीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ academic studies and formulas that demonstrate why diversification is important, but it's really just simply a practice of not putting all your eggs in one basket. ठीक है, वैसे क्या होता है? वैसे बहुत सारे स्टडी ट्रू भी है, बहुत सारे स्टडीज हुआ,
सीए फाइनल के अंदर तुम एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ते हो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, तो ऐसा बहुत इनको फाइनेंस के अंदर पढ़ाया जाता है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में बोलो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो, अलग अलग बास्केट में रखो। क्यों? क्योंकि एक बास्केट को कुछ हो गया तो तुम्हारे सारे अंडे टूटने नहीं चाहिए, थोड़े अलग अलग बास्केट में रखे तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं। यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। If you spread your investment across various types of asset and markets, you'll reduce the risk of your entire portfolio getting affected by the adverse return of a single asset class. अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो तो एक खराब परफॉर्म करेगा तो तुमको ओवरऑल ठीक ठीक मिल जाएगा, क्योंकि बाकी लोग तुमको बचा लेंगे। ये डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट? बट मैंने अपना इसके अंदर ओपिनियन बता दिया किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन काम करता है। देखो, डाइवर्सिफिकेशन में से एक और तरीका होता है। एक तो ये तरीका हो गया डाइवर्सिफिकेशन का, तुम अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर्स, इस तरीके से इन्वेस्ट करो। एक और डाइवर्सिफिकेशन का तरीका क्या है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करके भी डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है क्या? यस, किया जा सकता है। कैसे? मान लो कि मैंने टोटल कितना 10 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट किया मैंने, और ये किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, 10 लाख में से मान लो 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए टीसीएस के अंदर, और 2 लाख रुपए मान लो इन्वेस्ट किए मैंने कहाँ पे, रिलायंस के अंदर, और 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए जोमेटो के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने क्या अपना इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स के अंदर। अब तुम देखो, टीसीएस क्या है, आईटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी वगैरह बनाती है, ऐप वगैरह बनाती है। रिलायंस क्या है, मेनली ऑयल एंड गैस कंपनी है, एंड आजकल तो जियो वगैरह ये सब के अंदर भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है करके, तो ये अलग टाइप का कंपनी हो गया। जोमेटो क्या है, एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो खाना वगैरह डिलीवर करती है, एंड ब्लिंकिट भी इसके अंदर आता है, राइट? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पैसा 3 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और ये तीनों कंपनीज कौन सी है, तीनों शेयर्स कौन से, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्री है, राइट? मान लो कि अभी जैसे मान लो टीसीएस का जो शेयर है वो बहुत कुछ टाइम से गिर रहा है करके, राइट? कुछ टाइम से शेयर काफी गिर रहा है, बट रिलायंस का शेयर, जोमेटो का शेयर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भी मेरे को ओवरऑल क्या मिल जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का तरीका होता है, जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो, अलग अलग सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, ताकि एक कोई सेक्टर खराब परफॉर्म करे तो दूसरे सेक्टर अच्छा परफॉर्म करके ओवरऑल ठीक ठीक रिटर्न दे सके। दिस इज स्टिल अ बेटर वे ऑफ डूइंग डाइवर्सिफिकेशन, बट एक चीज हमेशा याद रखना, टू मच ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट गुड, टू मच ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट गुड। 3 4 शेयर, 5 7 शेयर इतने में इन्वेस्ट किया, दैट इज ओके, पर तुम्हारे पोर्टफोलियो में 50 शेयर है, 100 शेयर है करके, राइट? नॉट वेरी वेरी गुड आइडिया करके, राइट? इतना, क्योंकि तुमको इतना रिटर्न देंगे नहीं करके, गारंटीड है करके, एवरेज रिटर्न दे देंगे बट कभी एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं देंगे। तो अब डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हमने डिस्कशन किया, अभी आगे चलते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है उनको जरा समझते हैं। पहले तो डेट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, क्यों यूज होते हैं? तो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं लोन लेने के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको यूज करके तुम लोन ले सकते हो? अभी कौन कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म, जब तुमको लोन लेना है तो ये यूज कर सकते हो। फिर साथ में ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी कुछ लोन के ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट तुमको शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो इनको इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हो, राइट? तो तुमको समझा हमने क्या डिस्कस किया। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लोन लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट। लोन कौन लेगा, कंपनी लोन लेगी या फिर गवर्नमेंट लोन लेगी, राइट? लोन लेते हैं तो क्या होता है, कंपनी फिर गवर्नमेंट लोन लेगी, तुमको उसके बदले में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दे देगी, राइट? और हर साल तुमको क्या करेगी, इसके बदले में इंटरेस्ट देगी। एंड जब लोन का टाइम खत्म होगा, लेट्स से 5 साल का लोन था, तो 5 साल जब खत्म होंगे तो तुमको लोन का पैसा वापस चुका दिया जाएगा। ये होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, ये होता है, इस तरीके से काम करता है। अभी देखते जरा। Debt instrument represent a contract where one party lends money to another on a predetermined terms with regard to rate and periodicity of interest, repayment of principal amount by the borrower to the lender. ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितने टाइम में पैसा वापस चुकाया जाएगा, ये सब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। नाउ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट बोला टर्म एंड टर्म, सॉरी, बॉन्ड के अंदर और डिबेंचर्स के अंदर छोटा सा डिफरेंस बताया गया है। क्या डिफरेंस है? बॉन्ड्स कब होता है, जब गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी वो डेट इंस्ट्रूमेंट यूज करके पैसा उठाते हैं, तो वहां पे वर्ड कौन से यूज करते हैं, बॉन्ड वर्ड यूज करते हैं। बट जब अदर देन गवर्नमेंट कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी जैसे रिलायंस है, अडानी है, टाटा कंपनीज हुआ, ये लोग क्या करें, लोन ले रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो वहां पे वर्ड कौन से यूज करते हैं, डिबेंचर। सिर्फ नाम का ही फर्क है, एकदम चीजें एकदम सेम होती है, राइट? अंदर वो लोन, इंटरेस्ट का, रीपेमेंट का, बाकी सब चीजें सेम रहता है, प्रोसेस पूरा सेम है, बस नेम का डिफरेंस है। तो बॉन्ड टर्म हम यूज करते हैं फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, इनको तुम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलो, सेम चीज है। गवर्नमेंट कंपनीज लाइक
LIC हुआ, अपना भारत पेट्रोलियम हुआ, कोल इंडिया हुआ, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मतलब जिसके अंदर मेजोरिटी ओनरशिप किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, ये लोग जब इश्यू करेंगे तो बोर्ड वर्ड यूज करेंगे। एंड डिबेंचर वर्ड कब यूज होता है, जबकि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज इंस्ट्रूमेंट यूज करती है तो उसको डिबेंचर बोलते हैं। खाली नाम का डिफरेंस है और कुछ बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है। नाउ डेट इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स को देखते हैं। पहला तो क्या होता है, देखो ईच डेट इंस्ट्रूमेंट हैज थ्री मेन फीचर्स, पहला मैच्योरिटी, दूसरा कूपन एंड तीसरा प्रिंसिपल। मैच्योरिटी का मतलब है लोन कभी मैच्योर होएगा, लोन को वापस कभी चुकाया जाएगा, दैट इज अबाउट मैच्योरिटी। मान लो कि अभी 2026 चल रहा है करके, ठीक है, और तुमने क्या किया, 5 साल का लोन लिया करके, तो ये लोन कब तक चलेगा, 2031 तक चलेगा। ये लोन कब तक चलेगा, 2031 तक चलेगा। तो यहाँ पे लोन मेरा मैच्योर कभी होएगा, 2031 में मैच्योर होएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, मैच्योरिटी ईयर हो गया। ये क्या हो गया, मेरा मैच्योरिटी ईयर हो गया। इस ईयर के अंदर मेरा लोन मैच्योर होगा, मतलब इस ईयर के अंदर मेरे को लोन वापस चुकाना पड़ेगा। किस ईयर के अंदर, 2031 के अंदर मेरे को लोन वापस चुकाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि मैं 1 साल बाद में 2027 में, यहाँ पे क्या हो गया, 2027 में, 2027 में मेरे को देखना है कि अभी लोन कितने टाइम बाद चुकेगा। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, 4 साल बाद में चुकेगा। तो अभी डेट से लेके 2027 से लेके इस डेट तक, इसको इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टर्म टू मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं हम, टर्म टू मैच्योरिटी। टर्म टू मैच्योरिटी मतलब क्या है इसका, आज की डेट से लेके मैच्योरिटी की डेट तक के बीच में कितना टाइम है, आज की डेट से लेके प्रेजेंट डे से लेके मैच्योरिटी का जो टाइम है उसके बीच में कितना टाइम बचा है, उसको हम बोलते हैं टर्म टू मैच्योरिटी। ठीक है ना, बस ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। Maturity of a bond refers to the date on which the bond matures, which is the date on which the borrower has agreed to repay the principal. जिस दिन तुम अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस पे करोगे उसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ठीक है ना, the term to maturity refers to the number of years remaining for the bond to mature. term to maturity का मतलब क्या है, आज के दिन से लेके मैच्योरिटी तक कितना ईयर्स बचा है करके, वो हो गया टर्म टू मैच्योरिटी। The term to maturity changes every day from the date of issue of the bond until maturity. हर दिन चेंज होता है, क्यों, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, तो हर दिन ये चेंज होएगा। The term to maturity of a bond can be calculated on any date as the distance between the date and the date of maturity. प्रेजेंट डेट से लेके डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में डिफरेंस, वो टर्म टू मैच्योरिटी, ये तुम हर रोज कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म और द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, इसको तुम सिर्फ टर्म या फिर टेन्योर ऑफ द बॉन्ड भी बोल सकते हो, राइट। चलो आगे चले इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक है इसके अंदर, कूपन, मतलब टॉपिक क्या, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स डिस्कस करें ना। नेक्स्ट फीचर इज कूपन। कूपन वर्ड को वन वर्ड के अंदर हमेशा याद रखना, क्या, इंटरेस्ट। कूपन वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। कूपन वर्ड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, तो लिख लेना। कूपन वर्ड का मतलब क्या रहेगा, इंटरेस्ट। डन ना। नाउ हर लोन के अंदर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा करके, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके अंदर लिखा रहता है। मैं यदि बोलता हूँ 8% कूपन, मैं क्या बोलता हूँ, यदि 8% कूपन बोलता हूँ, मतलब क्या है, बेसिकली 8% इंटरेस्ट मिलेगा। 8% कूपन का मतलब क्या है, 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड या फिर डिबेंचर के फेस वैल्यू पे। मान लो बॉन्ड एंड डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। बॉन्ड या फिर डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए का, राइट। नाउ और मैं बोलता हूँ 8% कूपन है, तो मतलब तुमको हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज इक्वल टू 8 रुपीज। हर साल तुमको 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल तुमको क्या मिलेगा, 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसको बोलते हैं क्या, कूपन। कूपन रेट, और किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ये तुमको समझा होगा करके। डन। अभी देखो, कूपन रेफर्स टू द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, देखो आ गया ना बात, इंटरेस्ट पेमेंट, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दैट मेड बाय द बोरोवर। बोरोवर कौन रहेगा, हु इज द इश्यूअर ऑफ बॉन्ड, जिसने बॉन्ड इशू किया होगा। और ये पैसा किसको दिया जाएगा, इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, टू द लेंडर, द सब्सक्राइबर ऑफ द बॉन्ड, मतलब जिसने बॉन्ड्स खरीदे होंगे। कूपन रेट इज द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड, यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। पार वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को ही पार वैल्यू बोलते हैं। मैंने बताया तुमको, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तीनों चीज क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो इसके ऊपर तुम्हारा ये कैलकुलेट करते हैं। डन ना, चलो ओके, ठीक है, बस यही चीज मेरे को बताना था इसके अंदर करके, राइट। अब इसमें एक चीज और है, वैसे तो आगे आएगा बट यहीं पे बता देता हूँ करके। यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट क्या, हर साल 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको कैसे पे कर सकते हो, एनुअल बेसिस पे कर सकते हो, मतलब हर साल 8 रुपए दो, या फिर सेमी एनुअल बेसिस पे कर सकते हो, मतलब हर 6 6 महीने में दो, तो 4 4 रुपए करके 2 बार दे देंगे। उसको तुम क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो, मतलब हर 3 3 महीने में पे कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, हर 3 3 महीने में, हर क्वार्टरली हम क्या करेंगे, 2 2 रुपए दे देंगे। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट तो 8 रुपए जाएगा, बट कितने टाइम में दोगे वो डिसाइड किया जा सकता है।
ये टॉपिक आगे आने वाला है, राइट, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा बताया। प्रिंसिपल क्या रहता है? द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट हैज बीन बोरोड एंड इज आल्सो कॉल्ड एज द पार वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड करके, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जो कि आपने बोरो किया, जितना आपने लोन लिया है, राइट, इसको पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो। द कूपन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट रेट। कूपन मतलब क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू, तुम यदि कूपन रेट करते हो तो तुमको क्या मिलता है? कूपन अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ कन्वेज द की फीचर्स ऑफ द बॉन्ड। जो बॉन्ड का नेम रहेगा उसी के अंदर उसके फीचर्स छुपे हुए रहते हैं। कैसे? जैसे ये तुमको एक बॉन्ड का नेम दिया करके, ठीक है। अब इस बॉन्ड के नेम से अपने को क्या समझता है? पहला तो यहाँ पे क्या है, ये सीजी रिप्रेजेंट व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो मतलब अपने को समझता है गवर्नमेंट का बॉन्ड है करके। फिर 2008 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैच्योरिटी ईयर को रिप्रेजेंट करता है कि किस ईयर के अंदर ये बॉन्ड मैच्योर होगा, तो 2008 के अंदर मैच्योर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट भी लिखा होता है, तो 11.4%। तो ये तुमको इंटरेस्ट पता चलता है कि कूपन रेट क्या है, हर साल मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये पता चलता है। तो इसके अंदर ही जो चीजें छुपी रहती है। देखो, बॉन्ड रेफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि मैच्योर होएगा 2008 के अंदर, और इंटरेस्ट कितना? 11.4% देगा। सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, जनरली उनके अंदर 100 रुपए का फेस वैल्यू होता है। नॉर्मली पे कूपन सेमी एनुअली, और कूपन मतलब इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे करते हैं, हर 6 महीने में पे करेंगे। तो बॉन्ड विल रिसीव 5.7 रुपी एवरी 6 मंथ अंटिल मैच्योरिटी। एक साल में कितना मिलेगा? 11.4 रुपी मिलेगा, बिकॉज 100 रुपी उसका फेस वैल्यू होगा, राइट। तो 100 रुपी इंटू 11.4 करते परसेंट करते हो तो 11.4 रुपी एक साल का मिलता है। 6 महीने में मिलेगा तो कितना? 5.7 एंड 5.7 मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पेएबल बाय अ डिबेंचर और द बॉन्ड करके, राइट। सो इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टू द लेंडर उसको देंगे करके, फॉर बोरोइंग द अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द इंटरेस्ट में बी पेड एनुअल बेसिस, सेमी एनुअल बेसिस, क्वार्टरली और मंथली भी पे कर सकते हो, एंड इज पेड यूजुअली ऑन द फेस वैल्यू पे पे करते हैं। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड सर्टिफिकेट, उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं ऑफ द बॉन्ड। कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है? तुम्हारा जो डेट सेगमेंट रहेगा, व्हाट आर द सेगमेंट इन द डेट मार्केट। डेट मार्केट में क्या क्या सेगमेंट है? तो बोलता है मेनली 3 सेगमेंट है। पहला तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, जिसको बॉन्ड्स बोलते हैं। दूसरा पीएसयू यूनिट्स करके, पीएसयू बॉन्ड्स, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज जो अपना बॉन्ड्स इशू करी है उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया करके। फिर तीसरा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, जो कि प्राइवेट कंपनीज इशू करती है, राइट। Now, the market for the government securities, government security comprises the central, state and state-sponsored securities. मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहेगा, वो किसके अंदर आएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आएगा। इन द recent past, local bodies such as municipalities have also begun to tap the debt market for the fund. आजकल क्या हो रहा है? जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, हर सिटी के अंदर एक म्यूनिसिपैलिटी होती है, वो लोग भी डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है और अपने लिए लोन लेती है। Some of the PSU bonds are tax free, while most bonds, including government securities, are not tax free. कुछ बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं? टैक्स फ्री होते हैं। इसका क्या मतलब है? तुमने बॉन्ड खरीदा तो उसके बदले में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारी इनकम है। इनकम पे क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। तो कुछ बॉन्ड्स के ऊपर क्या, जो ये इंटरेस्ट की इनकम हो रही है वो टैक्स फ्री रहती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है? जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ता है। एक तुमको टैक्स फ्री बॉन्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले इशू किए थे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम करके, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके अंदर क्या था? हर साल तुमको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, 2-2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस उस टाइम ड्यूरेशन में जो गोल्ड का रिटर्न है वो भी तुमको मिलता है। तो यहाँ पे जो भी तुमको बेनिफिट हो रहा है वो टैक्स फ्री हुआ करता था, ठीक है। ऐसे कुछ सेलेक्टेड बॉन्ड्स मिल सकते हैं जो कि टैक्स फ्री हो, बट ज्यादातर बॉन्ड्स के अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर टैक्स लगता है। ना इसमें आगे देखे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कंप्राइज ऑफ द कॉमर्शियल पेपर। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में क्या है? कॉमर्शियल पेपर, ये शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो। एंड इसमें बॉन्ड्स भी आ जाएगा, जो कि जनरली डिबेंचर वर्ड यूज करते हैं, बट इसने यहाँ पे बॉन्ड लिखा। जैसे मैंने बोला ना, बॉन्ड एंड डिबेंचर इंटरचेंजेबल वर्ड है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे इसने बॉन्ड लिखा है, बट तुम डिबेंचर वर्ड भी यूज कर सकते हो। These bonds typically are structured to suit the requirement of the investor and the issuing corporate, including a variety of tailor-made features with respect to interest payment and redemption. मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, इनको तुम क्या कर सकते हो? थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। इंटरेस्ट पेमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। रिडम्पशन अमाउंट, रिडम्पशन मतलब वापस लोन चुकाना, कितने टाइम में चुकाया जाएगा, कैसे चुकाया जाएगा, ये अपने हिसाब से तुम टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे करके, कि अपना जो डेट मार्केट रहेगा, जहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स वगैरह इन सब का बाइंग एंड सेलिंग होता है,
इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन लोग है जिसमें इन्वेस्ट होता है? जनरली इसमें हम रिटेलर्स लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह होती है, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। बट अभी कुछ रिसेंट टाइम्स के अंदर हम रिटेलर्स लोग भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट के अंदर। बहुत सारे आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट आज भी मेनली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बॉन्ड एंड डिबेंचर मार्केट के अंदर। Given the large size of the trades, debt market is predominantly a wholesale market with dominant institutional investors participation. Institutional investors मतलब mutual funds, companies, banks वगैरह ये सब। The investors in the debt market are mainly banks, financial institution, mutual funds, provident fund, insurance companies, यही सी चीजें मैं बोल रहा था, राइट। देखो इंश्योरेंस कंपनीज भी क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के बाद में बहुत सारा फ्री पैसा रहता है, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है करके देखो, कोई कंपनी आती है, बोलती है हमको लोन दो, इसके बदले में तुमको बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स मिलेगा, बट तुम उसको क्या ब्लाइंडली लोन दे दोगे क्या? तुमको पता तो करना रहेगा ना कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, ये तुमको पता करना रहेगा। तो ये कैसे पता करते हो? तो जब भी कोई बॉन्ड डिबेंचर इशू करता है ना, तो उसको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, किसी रेटिंग एजेंसी से उसको अपने बॉन्ड एंड डिबेंचर को रेट कराना होता है। और रेटिंग कैसे मिलती है? इस तरीके से, ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, सिंगल ए रेटिंग, ट्रिपल बी रेटिंग, डबल बी रेटिंग, और इस तरीके से चलता रहता अप अंटिल डी। डी का मतलब डिफॉल्ट, कंपनी बर्बाद, ठीक है। सबसे बेस्ट रेटिंग कौन सी होती है? ट्रिपल ए। सबसे फालतू रेटिंग कौन सी होती है? डी। डी मतलब डिफॉल्ट, कंपनी बर्बाद हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके की हर बॉन्ड एंड डिबेंचर को क्या दी जाती है? रेटिंग दी जाती है। तो जब भी तुम बॉन्ड एंड डिबेंचर में इन्वेस्ट करो तो उसका रेटिंग जरूर चेक करना। इससे पता चलता है कि बॉन्ड या फिर डिबेंचर कितना सेफ है। जितना हाई रेटिंग उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, राइट। बट ऑफ कोर्स ये बात है, जितना सेफ रहेगा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, जितना रिस्की रहेगा थोड़ा इंटरेस्ट भी वो लोग तुमको ज्यादा देते हैं, राइट। बट ये चीज जरूर देख लेना। ये रेटिंग देता कौन है? कुछ रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे कि क्रिसिल, ये वर्ड तुमने सुना होगा, राइट। ये क्रिसिल हुआ, केयर हुआ, आईसीआर हुआ, फिच हुआ, ये कुछ रेटिंग एजेंसीज है जो कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को रेट करती है। यही चीज बोला, देखो मोस्ट बॉन्ड एंड डिबेंचर आर इशूड आर रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया के अंदर कौन कौन सी है? ये कुछ एजेंसीज है। द यील्ड ऑन अ बॉन्ड वेरीज इनवर्सली विद द क्रेडिट रेटिंग। मतलब कि जितना हाई रेटिंग, जितना सेफ बॉन्ड रहेगा उतना ही कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना रिस्की बॉन्ड रहेगा, जितना कम उसका रेटिंग रहेगा, उतना ही ज्यादा वहां पे तुमको इंटरेस्ट देखने मिलेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। द सेफर द इंस्ट्रूमेंट द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर, ठीक है। नाउ हाउ कैन वन एक्वायर सिक्योरिटीज इन डेट मार्केट? कैसे तुम सिक्योरिटीज एक्वायर कर सकते हो? सिंपल है, प्राइमरी मार्केट में फिर सेकेंडरी मार्केट में एक्वायर कर सकते हो। जैसे शेयर्स एक्वायर करते हैं वैसे ही यहाँ पे यू मे सब्सक्राइब टू द इशू मेड बाय द गवर्नमेंट स्लैश कॉर्पोरेट इन द प्राइमरी मार्केट में तुम ले सकते हो। ऑल्टरनेटिवली यू मे परचेज द सेम फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, तुम कर सकते हो, राइट। इसके साथ में अपना होता है चैप्टर खत्म करके, राइट। अभी तुमको बस एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। ये देखो, ये क्या है? ये अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, अडानी जो कंपनी है उसका मेन कंपनी, उसके उन्होंने कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू करके उसके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। नाउ देखो, कंपनी का नाम क्या है, इश्यूअर कौन हो गया? अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड। बॉन्ड का नेम क्या? अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, जनवरी 29। तो जनवरी 29 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैच्योरिटी ईयर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये सिक्योरिटी का रेजिंग क्या हो गया, नंबर हो गया, सिक्योरिटी नंबर क्या है। फिर ये क्रेडिट रेटिंग देखो यहाँ पे, इसको कौन सा रेटिंग मिला है? डबल ए। सबसे बेस्ट रेटिंग कौन सा होता है? ट्रिपल ए। इसको कौन सा मिला? डबल ए, सेकंड बेस्ट करके, राइट। ब्रैकेट में लिखा भी है, इसका मतलब क्या है? स्टेबल रेटिंग है। रेटिंग एजेंसी कौन थी? केयर करके, जो रेटिंग एजेंसी हमने बुक में भी देखा था, केयर करके रेटिंग एजेंसी है, इसने इसको रेटिंग दिया करके। मेच्योरिटी ईयर देख लो यहाँ पे, मेच्योरिटी डेट क्या? 12 जनवरी 2029, मतलब इस टाइम पे तुमको लोन का पैसा वापस चुकाया जाएगा। फिर एक और चीज मेरे को बताना, हाँ यहाँ पे देखो, इसका फेस वैल्यू देखो कितना है, 1000 रुपीज का क्या रहेगा? फेस वैल्यू रहेगा। एंड फिर एक में इसमें लास्ट में कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट, विच इज 8.75% करके। ये कुछ चीजें मैंने तुमको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया जो कि तुमको देखने को मिलता है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।